नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आजकल मध्य प्रदेश की राजनीति में एक खबर प्रतिदिन आपको पढ़ने मिलेगी और वो ये है कि कांग्रेस का फला नेता भारतीय जनता पार्टी में चला गया। यानी ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस बिल्कुल खाली होती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी में एकदम हाउसफुल जैसा बोर्ड लग गया है। प्रतिदिन कोई ना कोई नेता जाता है। आखिर यह क्यों हो रहा है? क्या वाकई कांग्रेस के जो नेता भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं वहां जाके उन्हें सुकून मिल रहा है, वहां जाके उनको राजनीतिक लाभ मिल रहा है, वहां जाके वे क्या मुतमईन हैं, क्या संतुष्ट हैं, या केवल दल बदलना है इसलिए ये कर रहे हैं? आज हमने अपने स्टूडियो में एक ऐसे नेता को बुलाया है जो करीब 3-3.5 साल पहले तक कांग्रेस में थे, पार्षद थे और उन्होंने भोपाल में एक अपनी अलग छवि बनाई थी। पंडित गिरीश शर्मा जी हमने इसलिए बुलाया कि हम समझना चाहते हैं कि जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी है और 3-4 साल तक वो भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, तो क्या वाकई उन्हें भारतीय जनता पार्टी में सम्मान मिला है? क्या वे भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में दोनों में उनका क्या अनुभव रहा है? इन तमाम सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। गिरीश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके जरिए तमाम सारे लोगों को यह बताना चाहता हूं कि जो लोग कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, जैसा कांग्रेस कहती है कि जो बीजेपी में चले गए उनका ना कोई सम्मान है, ना सम्मान है, ना उनकी कोई पहचान है, कांग्रेस में उनकी पहचान थी। तो मैं आपके जरिए ये मैसेज देना चाहता हूं या बताना चाहता हूं कि क्या वास्तव में जो कांग्रेस कर रही है वो ठीक है, या जो भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि राष्ट्रवाद की बात सिर्फ हमारे यहाँ, राम की बात सिर्फ हमारे यहाँ, देश की बात हमारे यहाँ, वास्तव में आप दिल पे हाथ रख के जरा सच्चाई बता दें आज। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सबकी खबर में आप सबकी खबर लेते रहते हैं और निश्चित तौर पर जितने भी लोग आपके चैनल पर आए हैं और कहीं ना कहीं मन की और दिल की बात यहाँ सच्चाई से कही जाती है और जो आपके श्रोता हैं वो भी सच सुनना पसंद करते हैं, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित तौर पर आपका जो सवाल है कि कांग्रेस की ये दुर्गति का कारण क्या है और जिस प्रकार से आज कांग्रेस में पलायन का दौर जारी है, इस पलायन के दौर के कारण क्या रहे हैं, इस सवाल के पीछे कहीं ना कहीं मंतव्य आपका यह भी रहा है। कोई भी राजनेता या राजनीति किसी व्यवहारिक सिद्धांतों पर चलती है। व्यवहारिक सिद्धांतों में हर पार्टियों की एक विचारधारा है, कहीं ना कहीं कोई मंतव्य उसके पीछे रहता है। कांग्रेस पार्टी ने देश आजाद 1947 में हुआ, उसके पहले के संघर्ष में सभी लोग, एक समय ऐसा था कि इस देश में पूरा कांग्रेस ही हुआ करता था और कांग्रेस एक विचारधारा पर आधारित एक दल बना और उसी विचारधारा से निकल कर नीचे बहुत सारे दल उसी कांग्रेस से निकले। तो आज जितने भी दल हैं कहीं ना कहीं वो पूर्व में कांग्रेस से जुड़े रहे होंगे और उसी विचारधारा में काम करते आए होंगे। जब पार्टी अपनी विचारधारा से अलग होकर, कांग्रेस का एक नारा इंदिरा गांधी के समय हुआ करता था, जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, तो आज वही कांग्रेस जात और पात की बात करने खड़ी हो गई। आज वही, उस समय राजीव गांधी जी ने राम मंदिर आंदोलन के शुरुआती दौर में जब भगवान रामलला की मूर्ति स्थापित हुई और भगवान रामलला किसी एक न्यायालय के आदेश के तहत ताले में बंद हो गए, तो उस ताले को खुलवाने का काम भी उस समय तो महात्मा गांधी भी कहते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। और आज राम विरोध न उबरई मोती मानसून, राम के विरोध से कोई उबरने वाला नहीं है। राम संविधान की अगर प्रथम पृष्ठ को देखो तो जो इसी कांग्रेस ने तो वो संविधान बनाया है और उसी प्रथम पृष्ठ में भगवान श्री रामचंद्र जी के दरबार का पहला फोटो है, दैहिक दैविक भौतिक तापा रामराज में काहू न व्यापा। ये रामराज की कल्पना थी। तो आप राम से विमुख हो जाओ, विचारधारा से विमुख हो जाओ। देखिए जैन साहब, किसी भी राजनीतिक संगठन का जो ढांचा होता है ना, जिस संगठन में व्यक्ति संगठन से अपने आप को बड़ा समझने लगे तो व्यक्ति जरूर कुछ समय के लिए बड़ा हो सकता है, लेकिन संगठन समाप्त हो जाता है। तो व्यक्ति पूजक सिद्धांतों पर जब कांग्रेस की परिपाटी चलने लगी और व्यक्ति संगठन से बड़े हो गए और लोगों की सुनवाई बंद हो गई, जनाधार वाले लोगों को नकारा जाने लगा,
तब ये स्थिति परिस्थिति शुरू हुई। आपके अनुभव क्या है? मैं व्यक्तिगत अनुभव, ये तो आपने की सिद्धांत की बात कि कांग्रेस भटक गई है, ये बात सही, सभी लोग कह रहे हैं। मेरा आज जो मूल मुद्दा है जिस पर मैंने आज आपको आमंत्रित किया है कि वास्तव में क्या एक कांग्रेस कार्यकर्ता जो लंबे समय तक आप उस विचारधारा से बंधे रहे और आपने दल बदला, आपका दिल भी बदला वहाँ जाके, तो आप संतुष्ट हैं, वहाँ सम्मान मिल रहा है, और आने वाले लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो अब बहुत तेजी से कांग्रेस से बीजेपी की ओर दौड़ रहे हैं? देखिए, जो कार्यकर्ता भाव से काम करना जानता है, जो कार्यकर्ता भाव से समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहा है, विगत 20-30 वर्षों में मेरी राजनीति में अगर देखें तो मैं विपरीत परिस्थितियों में चुनाव लड़ता आया और विपरीत परिस्थितियों में चुनाव जीता भी है और एक चुनाव हारा भी है। तो ये तो आम जनमानस का मत है। और ऐसी टिपिकल विधानसभा से मैं चुनाव लड़ा था, उसमें मेरे को 90,000 लोगों ने समर्थन उस समय भी दिया था, तो वहां तो कांग्रेस थी नहीं, लेकिन हम कार्यकर्ता भाव से काम कर रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है, इसमें हर कार्यकर्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास काम है। और कार्यकर्ता चाहता क्या है? कार्यकर्ता किसी और प्रलोभन में आके किसी पार्टी के दल से नहीं जुड़ता। कार्यकर्ता अपने सामाजिक क्षेत्र में अपने नाम को ऊंचा करे और कहीं ना कहीं समाज से जुड़े रहने का जो संकल्प है, कोई ने पैसे देके तो हमें राजनीति में बुलाया नहीं है और किसी ने धक्का देके भी राजनीति में नहीं है। हम अपने स्वयं के मन से, नहीं तो हम अच्छे पढ़ लिख गए थे तो कहीं नौकरी कर लेते, आपके जैसी पत्रकारिता कर लेते या कुछ और काम कर लेते। कांग्रेस ने आपको 3 बार पार्षद की टिकट दी, बीजेपी ने शायद अभी तक एक भी बार ना विधायक की टिकट दी ना ये दी। देखिए, मेरा ये मानना है कि समय अनुसार चीज़ों का निर्धारण होता है और राजनीति में आपका प्रारब्ध, आपका भाग्य और आपके कार्य। कांग्रेस में मैंने 15-20 साल दिए, मेरी एक पीढ़ी ने दिए और इसके बाद मेरे पिताजी की एक पीढ़ी ने दिए। हम 2 पीढ़ियों की जो तपस्या हुई तब मैं जाके वहाँ पार्षद बन पाया। तो आप इस बात को ऐसे नहीं नकार सकते, मेरी 2 पीढ़ियाँ लगी उसके पीछे, तब मैं पार्षद बन पाया। तो अनायास किसी भाव से आकर, किसी स्वार्थ से आकर, किसी आप राजनीतिक दल में अगर काम करने आ रहे हैं तो बिल्कुल ना आए। मेरा यह मानना है कि आप सेवा भाव और धैर्य के साथ अगर जनसेवा के कार्यों से जुड़े हैं, जनसेवा का माध्यम आपकी किसी प्रकार की और लालसाओं पूरा करने के लिए नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में अगर आप आए हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति सिद्धांतों को समझने के लिए जितना समय हमें चाहिए था उतना समय हमने लिया और आज उन सिद्धांतों को जब हम आत्मसात कर पाए तो निश्चित तौर पर मान सम्मान और काम करने के लिए जो आपकी प्रतिष्ठा के अनुसार, जो आपकी कार्यक्षमता के अनुसार कार्य दिए जा सकते हैं, वो कार्य निरंतर संगठन हमें दे रहा है। जी, एक चीज है, आप और आपके तमाम सारे साथी, तमाम विधायक, बड़े नेता सिंधिया जी के साथ ज्वाइन की थी, जहां तक मुझे जानकारी है। और ये कहा जाता है कि एक सिंधिया जी खुद तो जैसे दूध में शक्कर घुल जाती वैसे घुल गए, लेकिन उनके तमाम सारे लोग अभी भी इसमें एडजस्ट नहीं हो पाए। अभी भी भारतीय जनता पार्टी में नए पुराने के बीच में भेद है कि ये नए आए हैं, ये पुराने हैं, इन्होंने दरी बिछाई है, ये ऊपर से टपके हैं। तो इसको कैसे आप झेलते होंगे वहाँ पार्टी में? निश्चित तौर पर जो लोग पूर्व से कई समय से, कई पीढ़ियों से अगर किसी दल में काम कर रहे हैं और कोई नया व्यक्ति आता है, देखिए अगर आपके घर में शादी ब्याह करके कोई नई बहू भी घर में आती है तो उसको भी एडजस्ट होने में एक समय लगता है। और अगर उसके संस्कार अच्छे हैं और चीज़ें सही है तो वो आपके घर में आपकी बेटी की तरह घुल मिल जाती है। तो परिस्थितियों में जो लोग जल्दबाजी में वो शायद ऐसी बातें कहते होंगे, लेकिन अगर जो धैर्य के साथ, समर्पण के साथ संगठन का कार्य करने के लिए आए हैं तो उन्हें कोई इसमें उलाहना कोई ऐसा आदमी उलाहना देता नहीं दिखेगा। उलाहना वही लोग देंगे जो थोड़ी जल्दबाजी में है। और मुझे लगता है कि किसी भी राजनीतिक दल में मुझे लगता है धैर्य के साथ काम करना करता है। धीरज धर्म धैर्य अरुनारी आपातकाल विपर्यय चारि। एक ऐसा सवाल जो मेरी जानकारी में है, बहुत कम लोगों को पता है, मालूम है नहीं मालूम है, कि पंडित गिरीश शर्मा कांग्रेस में सुरेश पचौरी को अपना नेता मानते थे। जिस समय पंडित गिरीश शर्मा ने सिंधिया जी की उंगली थामकर बीजेपी ज्वाइन की तो निश्चित तरह सुरेश पचौरी को भी झटका लगा। आज स्थिति ये है कि पंडित गिरीश शर्मा भी पचौरी जी को भी ले आए अपने साथ। तो आपकी कितनी बड़ी भूमिका रही और पचौरी जी के आ जाने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि आप एक तरफ सिंधिया जी को अपना नेता मानते रहे लंबे समय तक और उनके साथ आए भी हैं, और पचौरी जी ने आपको पहली बार पार्षद की टिकट लड़के दिलाई थी, ये भी मुझे पता है। तो आप पचौरी जी के भी बीजेपी में आ जाने के बाद किस तरह का माहौल? निश्चित तौर पर मेरे लिए तो खुशी की बात है कि पचौरी जी मेरे पुराने राजनीतिक गुरु रहे
और कहीं ना कहीं राजनीति का काका उनके समय से सीखा है हमने। और सुरेश पचौरी जैसे नेता जिन्होंने, हम भोपाल की राजनीति से वास्ता रखते हैं और ज़्यादा दूर की बात नहीं करते, लेकिन भोपाल की राजनीति में आज जो अच्छे नक्षत्र दिख रहे हैं राजनीति में, और वो कांग्रेस में जितने भी लोग दिख रहे हैं जिन्होंने नाम भी कमाया, जिनने शोहरत भी कमाई, जिनने समाज सेवा में अपना स्थान भी लिया, उसके पीछे कहीं ना कहीं सुरेश पचौरी जी का हाथ रहा है। और उन्होंने लोगों को लीडरशिप क्वालिटी दी है और लीडर बनाए हैं इस शहर में। रही बात श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की, निश्चित तौर पर मैं उनके विचारों से, उनके व्यवहार से और उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुआ। और वो कहाँ हुआ कि जब एक सत्याग्रह आंदोलन हुआ था न्यू मार्केट में, आपको याद होगा, किसानों को लेकर सिंधिया जी ने सत्याग्रह 7 दिन का धरना हुआ था। तो मुझे ये उनके आचार व्यवहार से देख के ऐसा लगा कि जो छवि गढ़ी गई है कि एक महाराज वाली जो छवि थी, एक सामान्य व्यक्ति की तरह उन्होंने वो 7 दिन वहां पर रहकर किसानों की जो पीड़ा थी उस समय कहीं ना कहीं उसको इंगित करते हुए आंदोलन किया। और निश्चित तौर पर दूसरे दल में थे तो आंदोलन करना स्वाभाविक भी था। और उनके व्यक्तित्व में देखा मैंने कि उनके पे दलों का प्रभाव नहीं है और दलों की राजनीति का प्रभाव भी नहीं है। वो दिल की राजनीति करते हैं और दिल की राजनीति करने वाला जो व्यक्तित्व है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया में मुझे परिलक्षित होता है। तो उस समय वो आकर्षण को मैं वापस नहीं कर पाया। वो आकर्षण होने के बाद महीनों चिंतन चलता रहा और महीनों चिंतन चलने के बाद ये तो कभी नहीं सोचा था कि ऐसी परिस्थिति बनेगी, लेकिन जब ये परिस्थिति निर्मित हुई और महाराज का आदेश हुआ कि नहीं गिरीश तुम्हें साथ चलना है, तो निश्चित तौर पर हमने ये सोचा कि व्यक्ति आधारित जो व्यवस्था राजनीति में बनती जा रही है, कांग्रेस में तो पहले से बनी हुई थी, लेकिन मुझे लगा कि अगर विचारवान व्यक्ति के साथ चलकर अपन अपनी राजनीति को आगे कर सकते हैं तो निश्चित तौर पर हमें इसका व्यक्तिगत रूप से भी लाभ होगा, सामाजिक रूप से भी लाभ होगा। तो इन चीज़ों को चिंतन मनन करते हुए मैंने कोई संकोच नहीं किया और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का हाथ थाम कर हम उनके पीछे पीछे चल रहे हैं और जिंदगी भर चलेंगे। गिरीश जी, आप तो सिंधिया जी का हाथ थाम के आ गए। देखिए, कांग्रेस में हजारों लोग ऐसे हैं जो अब आना तो चाहते हैं बीजेपी में, लेकिन अब किसका हाथ थाम के आए? ऐसे लोगों के लिए कोई संदेश, क्योंकि आप एक मौका था, आप आ गए। यद्यपि बीजेपी में रोज कोई ना कोई आ रहा है, लेकिन सिंधिया जैसा वजनदार या पचौरी जैसा वजनदार तो कभी कभार आते हैं। तो ऐसे लोग जो आना चाहते हैं लेकिन कोई उंगली नहीं मिल रही पकड़ने के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बड़े आंचल वाली मातृ शक्ति का नाम है, जिसका आंचल बहुत फैला हुआ है। इस फैले हुए आंचल में सभी समाहित हो सकते हैं। ये व्यक्ति आधारित दल नहीं है, विचारधारा आधारित दल है। आप आओ, लेकिन आप इसकी विचारधारा को अपने अंदर समाहित करने की क्षमता अगर है आप में, और आप इसके विचारों को समाहित करते हुए कहीं ना कहीं इसके संघर्ष के साथी बन सकते हैं, तो निश्चित तौर पर उन्हें ये जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप में कार्य क्षमता है, आपके पास जनाधार है और जनता का आपके साथ स्नेह है और कहीं ना कहीं आप निष्ठा और समर्पण के साथ किसी के सिद्धांतों को प्रतिपादित करते हुए राजनीति करना चाहते हैं, और अलग नहीं कि सत्ता का सौंदर्य को देखकर अगर जो आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें थोड़ी सी धक्का लगेगा, लेकिन सत्ता की सौंदर्य से प्रभावित हुए बगैर अगर जो आ रहे हैं तो उन्हें निश्चित तौर पर लाभ होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जो राष्ट्रवादी विचारधारा का सम्मिश्रण है, कहीं ना कहीं ये भाव आपके मन में होना चाहिए। और ये एक आखिरी सवाल है और बड़ा महत्वपूर्ण है। सिंधिया जी के साथ 22 विधायक आए थे और बड़े बड़े नेता भी आए थे, और ये वो नेता थे जो कांग्रेस की जान हुआ करते थे, कांग्रेस के चमकते हुए सितारे होते थे। और आज से नहीं थे, पिछले 20-25 साल से सिंधिया जी के साथ जो लोग कांग्रेस बीजेपी में आए थे ये स्टार थे। लेकिन अब केवल 4 साल हुए हैं, अभी 4 साल बाद इन 22 में से 6 स्टार रह गए, बाकी का पता ही नहीं है। कोई चुनाव हार गया, कोई कहीं पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है। तो ऐसा ही लगता है कि इस समुद्र में आके वो जो एक स्टार की छवि थी उनकी अब एक साधारण व्यक्ति की रह गई है। और कहीं ना कहीं उनको लग रहा होगा कहाँ हम कांग्रेस में मतलब चरम पे थे, यहाँ कोई लाइन में भी नहीं है, लाइन में नंबर में भी नहीं है उनका। इस बात का जवाब आप ही ने दे दिया कि सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में ऐसे समाहित हो सकें जैसे दूध में पानी। तो अब ये सवाल ही गलत है कि सिंधिया जी कोई एक अलग गुट है। सिंधिया जी कोई अलग गुट को गिनना ही बेकार है। मैं गुट नहीं, मैं उन नेताओं की बात कर रहा हूं जो आए हैं। सवाल उसमें वही छुपा हुआ है।
आज सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मूलतः कार्यकर्ता हैं। ना विधायक है, ना मंत्री है, ना निगम अध्यक्ष है। मैंने कहा ना, कार्यकर्ता वाली छवि से ऊपर संगठन से बड़ा अगर व्यक्ति अपने आप को समझने आप लगे, ये मानते हैं, का भी नुकसान है, व्यक्ति तो आप ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में यदि शामिल होना है तो अपने अस्तित्व को पूरा यहाँ समाप्त करना पड़ेगा, यहाँ आम कार्यकर्ता बनना पड़ेगा, पार्टी तय करेगी आपका भविष्य क्या है। आपके न्यूज चैनल ऑफिस में जितने लोग हैं, नीचे एक बैठा हुआ दरबान तक, अब अगर दरबान के कंधे पर आप प्यार का हाथ रख देते हैं तो वो अपने आप को चैनल का मालिक समझने लगता है। ये भाव भारतीय जनता पार्टी में प्राप्त होता है, क्योंकि अगर वो आपके संगठन के साथ में मिलकर काम नहीं कर रहा हो तो वो भाव नहीं आ सकता और आपका चैनल भी तरक्की नहीं कर सकता। तो एक कैमरामैन से लेके, एक एडिटर से लेके, एक रिपोर्टर से लेके जितने भी लोग हैं, आप उस समभाव से रखते हो ना, तो वो समझते हैं कि सबकी खबर खाली रविंद्र जैन जी का चैनल नहीं है, ये सबकी खबर मेरा भी चैनल है। तो भारतीय जनता पार्टी में हर व्यक्ति यही समझता है कि ये भारतीय जनता पार्टी मेरी पार्टी है और मैं इसका सदस्य होने के नाते अपने आप को गौरवान्वित महसूस। गिरीश जी, ऐसी चर्चा है, हो सकता है अफवाह हो, कि पचौरी जी के बीजेपी में आने में भी जो पटकथा लिखी गई थी उसमें आपकी भी कलम चल रही थी, तो पचौरी जी जैसे व्यक्ति को यहाँ लाना कि इसके बाद अगली पटकथा किसकी है, कौन बड़ा नेता पर अभी गिरीश काम कर रहे हैं? ये तो केंद्रीय नेतृत्व के विषय है ना, मेरा कौन का छोटा सा कार्यकर्ता हूं और पचौरी जी मेरे पूर्व में गुरु रहे, मेरे संबंध शुरू से अच्छे रहे और जब मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन भी किया था, उनको बीजेपी के बारे में बताया तो आपने कि आप आइए यहाँ सम्मान मिलेगा? नहीं, जब बात करी, चर्चा करी, तब तो हमारी चर्चाएं हुई और कांग्रेस में थे तब भी तो ऐसी चर्चाएं और भी नेताओं से चल रही है। अब वो तो शीर्ष नेतृत्व का विषय है, ये मेरे विषय नहीं है। मैं तो अपन तो नीचे के कार्यकर्ता जमीन पे काम करते हैं और निश्चित तौर पर पार्षद रहना, पार्षद की जो शुरुआत होती है ना, पार्षद की शुरुआत वही राजनीति का काखागाह है। मेरा तो ये मानना है कि जो भी अब उच्चस्थ पदों पर जाएं, कहीं ना कहीं उन्हें नगरीय निकाय और जिला पंचायत के प्रतिनिधियों को ऊपर लेना चाहिए। क्या विधायक की दावेदारी करोगे क्या? बिल्कुल करेंगे। विधायक हम चुनाव लड़े, 1 लाख वोट लिया और आगे भी इस बार भी दावेदारी करी थी। नहीं मिला टिकट, कोई बात नहीं, पार्टी का आदेश नहीं हुआ, अगले बार होगा, परिसीमन के बाद और रास्ते खुल जाएंगे, विधायक तो बन के रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, आज बड़ा बेबाकी से गिरीश सरवाई ने अपनी बात कही है, लेकिन उनका एक बहुत बड़ा ये था कि भारतीय जनता पार्टी ये नेता प्रधान पार्टी नहीं है, ये संगठन प्रधान और विचारवान पार्टी है। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो, पहले कार्यकर्ता बनना पड़ता है और कार्यकर्ता भाव से यदि वो अपने आप को यहाँ के तमाम विचारधाराओं में समाहित करता है तो फिर उसके तरक्की के रास्ते खुलते हैं। यदि आते ही कोई महत्वाकांक्षा बढ़ाता है तो फिर उसको अपने आप में कष्ट हो सकता है। लेकिन आज गिरीश शर्मा जी ने मेरे चैनल पे बड़े बेबाकी से कहा है कि एक बार तो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से मैं भोपाल में विधायक बनकर दिखाऊंगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।